Hello guys, today we are going to discuss the Indian Evidence Act 1872, Part 1, Section 1 and 2. But before that, I want to apologize before you as due to some personal issues, I was unable to upload the videos for some period of time. So here we go with our video. तो आज की वीडियो में हम पार्ट 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट करेंगे जो कि है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। और ये जो है पार्ट 1 इसमें 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 जो कि है प्रिलिमिनरी और इसके अंदर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4 आता है। नेक्स्ट है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट जो कि है चैप्टर 2 और इसके अंदर आता है सेक्शन 5 टू सेक्शन 55। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का बेयर प्रोविजन। तो चैप्टर 1 जो कि प्रिलिमिनरी है उसके अंदर 4 सेक्शंस आते हैं। सेक्शन 1 जो कि है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 जो कि रिपील हो गया है बाय द रिपीलिंग एक्ट ऑफ 1938। सेक्शन 3 है इंटरप्रिटेशन क्लॉज जिसमें हमें बहुत सारे डेफिनेशंस देखने को मिलेंगे जैसे कि दूसरे एक्ट में मिलता है। और सेक्शन 4 में प्रिज्यूम को लेकर डील करता है। तो सबसे पहले हम बेयर प्रोविजन को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और इसका एक्सटेंड कहा गया है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया except the state of Jammu and Kashmir and applies to all judicial proceedings in or before any court including court martial। तो यहाँ पर देखने लायक चीज़ है कि इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। फिर कहते हैं कि अदर देन कोर्ट मार्शल्स कन्वेन अंडर द आर्मी एक्ट, नेवी डिसिप्लिन एक्ट, एयर फोर्स एक्ट और बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिस नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। और ये अप्लाई नहीं होता टू एनी एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू कोर्ट। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट द इट शैल कम टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। तो इस पूरे सेक्शन में आपको क्या क्या याद रखना है पॉइंट वाइज मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंडली आपको ये याद रखना है कि इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, सारे के सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग में ये अप्लाई होता है इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। तो यहाँ पर गौर करने की बात है कि कोर्ट मार्शल इंक्लूडेड है पर एक्सेप्शन में भी कहते हैं कि कोर्ट मार्शल इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर कौन से कोर्ट मार्शल इंक्लूडेड है हम बताते हैं। तो जो भी नेटिव कोर्ट मार्शल है इंडियन मेराइन एक्ट के अंदर वो सारे कोर्ट मार्शल इंक्लूडेड है इस इंडियन एविडेंस में। एक्सेप्शन की बात करें तो ये कोर्ट मार्शल जो कन्वीड होता है आर्मी एक्ट में, नेवल डिसिप्लिन एक्ट में और एयरफोर्स एक्ट में, ये तीनों कोर्ट मार्शल में इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, बस वो इंडियन मेराइन एक्ट में एप्लीकेबल है। और नेक्स्ट है कि जितने भी एफिडेविट्स है जो कि प्रेजेंट किए जाते हैं कोर्ट में, ऑफिस में या फिर आर्बिट्रेटर के सामने वो मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर एप्लीकेबल नहीं है, वो एक्सेप्शन में आता है। और लास्ट चीज़ जो हमें याद रखनी है इस एक्ट में वो है द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 कि फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 में ये एक्ट फोर्स में आया, मतलब कार्यगर हुआ। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो सेक्शन 2 है तो सेक्शन 2 में क्या कहा गया है। सेक्शन 2 एक रिपील सेक्शन है। जितने भी लॉज गवर्न होते थे, रूल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ या फिर हिंदू लॉ या फिर मोहम्मदन लॉ या फिर जो कि सेक्शन 25 अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में बनाया गया था, वो सारे के सारे जितने लॉज थे, जितने भी एक्ट थे वो रिपील किए गए हैं। कब रिपील किए गए थे? 1938 में जो रिपीलिंग एक्ट था उसके अंडर इसको रिपील किया गया। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जहाँ पर हम सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज और मे प्रिज्यूम जो कि सेक्शन 4 है उसको लेकर जानेंगे और समझेंगे। टिल देन बाय बाय।